हाँ, तो क्लास 10th के बच्चों, ये आपका साइंस का बुक है और चैप्टर नंबर 11 है। क्या नए सिलेबस में भी 11 ही है? ये आपको देखना है क्योंकि पुराने और नए सब कुछ हो गए हर क्लास में। तो ये चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम आप सुनते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी साइंस में नाम नहीं है इसका। ये कमोडिटी नेम है। कमोडिटी नेम का मतलब होता है, कमोडिटी मतलब होता है बाजार वस्तु। जब इसे इकोनॉमी में और बाजार में रखकर बेचा गया ना, तब इसका नाम रखा गया क्या? इलेक्ट्रिसिटी। वैसे साइंस में हम इन्हें करंट, चार्ज, इन सब के नाम से हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट्स एक्ट अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। जरा सोचो, इमेजिन कि देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देन हाउ विल बी योर लाइफ? तो आप देखोगे कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अभी तो, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी पर इस तरह डिपेंड हो गई है कि सुबह उठकर फोन चार्ज करो, ये करो, घर में बिजली होगी तो काम होगा, पानी गर्म होगा, खाना बनेगा, ये सब कुछ बहुत तरह की चीज़ें। अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन से चले जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप सीधे कह सकते हो कि हम सीधे तौर पर आदि मानव बन जाएंगे। फिर से शायद कोई नया सोर्स ढूंढेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो बिल्कुल हम आदि मानव की तरह हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी हटते ही। तो आइए अब हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी पढ़ेंगे। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन और कैसे ये पास करता है, कौन पास कराता है, कौन कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और कौन इसे ढोता है, कौन ले जाता है, कैसे पास होता है, ये भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एंड सर्किट क्या होता है। तो वी आर फेमिलियर विद एयर करंट। आप तो हवा के आवेग से परिचित होंगे। हवा के जब बहती है तो आपके देह को छूती है, पत्ते हिलते हैं, तो समझ जाते हो ना कि ये हवा का करंट है। उसी तरह नदी में जब पानी बहता है तब भी आप समझ जाते हो कि ये नदी का पानी का करंट है, यानी कि जलधारा है। तो इसी तरीके से अगर आप सोचो कि जैसे नदी में पानी बह रही है, तो आप समझ लो एक एल्युमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, ये भी एक नदी है, और उस नदी में पानी की जगह चार्ज बह रहा है। कौन बह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज बह रहा है। अगर ये सोच लो, तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन क्या दोगे? तो आप लिखना, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एक चार्ज है जो एक निश्चित दिए गए वक्त में, समय में एक निश्चित दूरी तक वो बहता हुआ जाता है, निश्चित दूरी को तय कर लेता है, लेकिन वो पर्टिकुलर पाथ में होगा, हर जगह नहीं पास हो जाएगा। वो टेस्ला ने आए थे तो टेस्ला ने कहा था कि नहीं, हम वायर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे खंबे पर तक तो जाएगा, लेकिन खंबे से जो इलेक्ट्रिसिटी घर में आएगा ना, वो
एयर के माध्यम से आएगा, क्योंकि एयर को मीडियम बनाएंगे। तो बहुत सारे प्रयोग हुए उस पर, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और ना ही होगा वो सफल। ये टेस्ला जी ने ही दिया था ये सोच। इसके बाद अब इलेक्ट्रिक समझ गए ना इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता, वो पथ जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट बहता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो क्या आपके घर में जो ये बिजली का बोर्ड है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट पर में बटन सब लगे हुए हैं, ऑन ऑफ का, कम ज्यादा करने का, ये सारे सिस्टम है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक के करंट के बारे में 3 चीजों को सीखने के लिए, Q, T और I। तो चार्ज को ना आप Q से डिनोट करना साइंस में, जहां भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी तो आप क्या करना, Q से इसको डिनोट करना, किसको, चार्ज को, और I से करंट को, और T से टाइम। यानी कि अगर आपको बोले कि इस यहां पर में एक वायर है, इस वायर में कितना करंट पास हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T करके लिख देना, हो जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है कूलॉम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। 1 कूलॉम्ब कितना होता है? 1 कूलॉम्ब होगा आपको 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलॉम्ब विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18। नियरली लिखा है, अगर आपको 6 × 10 का पावर कभी 17 लिख दिए गलती से, 14 लिख दिए, 19 लिख दिए, तो भी आपका सही हो जाए। -19 होता है ना, यहाँ 18 लिखा हुआ है, आगे और पढ़ो तब पता चलेगा। वो इलेक्ट्रॉन का है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पासेज अ नेगेटिव चार्ज एंड 1.6 × 10⁻⁻19 C। तो 1 इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना होता है? तो कोई भी अगर करंट चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो नेगेटिव होता है, और उसका 1.6 × 10⁻⁻19 C होता है एक इलेक्ट्रॉन का पावर। यहां लिखा है वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पासेज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 C। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ही वो पास करता है, और वो तो सब जानते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव को करते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट इज एक्सप्रेस बाय इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को, वो जो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया जाता है एम्पियर में। नेम्ड आफ्टर, इसे फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर में रखा गया। आप जानते ही हो, साइंस में अगर कोई भी वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है, तो जो साइंटिस्ट करते हैं ना, उनके ही नाम पर वो रखा जाता है। 1 एम्पियर कितना होता है? तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू होगा 1C अपॉन में 1S, है ना, 1 कूलॉम्ब बटे में 1 सेकेंड। इसको आप मिली एम्पियर में भी दिखा सकते हो। तो 1 MA इक्वल्स टू 10⁻⁻³ भी लिख सकते हो। उसी जगह पर माइक्रो एम्पियर में भी दिखा सकते हो। तो माइक्रो एम्पियर में दिखाओगे तो 1 μA इक्वल्स टू 10⁻⁻6A हो जाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट, और इन सब को मापने का, मान लो ये सब तो हम पढ़ लिए, लेकिन आप मापोगे कैसे? तो मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया एमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हैं उसको आप एमीटर पर शो करोगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सब देखोगे एक सीरीज में कनेक्ट होता है, वहां पर में बटन होता है, फिर आगे चल करके बल्ब होता है। वो बल्ब बटन यानी कि प्लग की से जुड़े होते हैं, उसको ऑन ऑफ करोगे वो सब जलेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है,
बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको आपको सीखना भी है। अब है व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन फ्लो करवाता है, कौन इसको बहाता है, ये आपको करना है। तो देखो, सबसे पहले हम वाटर के एनालॉजी को समझेंगे कि वाटर कैसे फ्लो होता है। तो अपने आप इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है वो भी समझ जाओगे। पानी नदी में बहता है, क्यों बहता है? क्योंकि अगले पानी के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स को पिछले पानी का पार्टिकल या मॉलिक्यूल धक्का दे रहा होगा, इसीलिए अगला वाला बह रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर पिछला वाला धक्का देना बंद कर दे तो क्या अगला वाला आगे बह पाएगा? नहीं, उसे कोई तो पुश करेगा ना। तो पानी को पानी ही, अगले पानी को पिछला पानी, अगले मॉलिक्यूल्स को पिछला मॉलिक्यूल्स पुश कर रहा है, तो वो आगे बह रहा है। ऐसा ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि अगले इलेक्ट्रिक चार्ज को पिछला इलेक्ट्रिक चार्ज पुश करेगा, तो वो आगे चलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बनी, अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश में बिजली बनी, इलेक्ट्रिसिटी, और वो दिल्ली को सप्लाई दिया गया, मुंबई को सप्लाई दिया गया। तो अगर अरुणाचल प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशन पर में अगर 10 लाख वोल्ट डाला जाएगा तो क्या दिल्ली 10 लाख ही पहुंचेगा? 10 लाख वोल्ट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक चार्ज का पिछला पार्टिकल अगले पार्टिकल को पुश करके आगे की ओर ले जाएगा तो रास्ते में कुछ खर्च भी हो जाएंगे, इसलिए उतना ही नहीं आएगा। अब इसको एक और एग्जांपल से आप समझो कि एक पाइप ले लो। पाइप तो देखा ही होगा, कोई भी नलके का पाइप ले लो, 4-5 मीटर का ले लो, पाइप होना चाहिए। उसमें एक पाइप के एक छोर पर आप एक बूंद पानी डालो, क्या होगा? दूसरे छोर पर वो एक बूंद पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अब एक गिलास डालो तो क्या पहुंचेगा? पूरा गिलास पहुंचेगा? नहीं, थोड़ा सा, आधा नहीं, 5-6 मीटर का ही है ना आपका, वो तो आप 200 मीटर का लोगे तब ना। रास्ते में कुछ पानी पाइप के दीवारों को भिगोते हुए आएगा, इसलिए कुछ न कुछ मात्रा तो पानी का कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर ग्लास रखोगे और पानी पूरा का देखोगे तो चाहे वो हल्का सा ही कम हो, लेकिन पानी कम था, यानी कि रास्ते में खर्च हुआ। अब इसी दोनों चीज से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन सीखना है कि ये दोनों है क्या। तो अब हम दोनों का डिफरेंस भी सीख लेते हैं। यहां पर आपके बुक में लिखा हुआ है, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electron move only if there is difference of electric pressure. This is called potential difference. याद रहेगा या फिर आपके बुक में है, आप याद कर लेना। कहीं और से भी बहुत अच्छा डेफिनेशन आप ढूंढ सकते हो, वहां से भी अच्छा डेफिनेशन। यहां पर डेफिनेशन क्या है? फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electron move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference. हिंदी में क्या है? हिंदी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? विभव एंड विभवांतर। यही कहते हैं ना कि विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो देखो, हिंदी में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कह लो, आवेश कहते हैं हिंदी में। तो जो विद्युत आवेश
खुद पास नहीं हो सकता किसी वायर से, मेटल से, ना ही ग्रेविटी का कोई रोल है। अगर कोई विद्युत आवेश पास होगा तो उसके लिए विद्युत प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? हाँ, विद्युत ही अगर प्रेशर देगा तभी वो आगे बह सकता है। यानी कि बिजली को बिजली ही प्रेशर देगा तो वो आगे की ओर बढ़ेगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और विभव पोटेंशियल क्या? तो पोटेंशियल हुआ जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इसको कितनी ताकत है ढोने की, शक्ति कितनी है, वो हुआ विभव पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब फिर एग्जांपल से समझो। अभी हमने पानी डाला था ना पाइप में, तो जब पाइप में हमने पानी डाला तो एक गिलास पानी डाला तो पाइप में अगले में कुछ कमी थी, तो पहले छोर पर में, पाइप के पहले छोर पर में जितना आपने पानी डाला और दूसरे छोर पर जितना पानी निकला, जमा हुआ, उन दोनों को माइनस कर लो, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पता चल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना था। यानी कि अगर अरुणाचल और हिमाचल में बिजली बन रही है और वहां पर अगर 2 लाख वोल्ट डाली गई तो दिल्ली 2 लाख नहीं पहुंचेंगे, यहां 1.5 लाख पहुंचेंगे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका 50,000 हो गया। नहीं हो गया? 2 लाख डाला लेकिन पहुंचा तो नहीं यहां उतना। यानी कि आपने पाइप में 1 गिलास पानी तो डाला था लेकिन दूसरी छोर पर पाइप में पूरा गिलास पानी नहीं निकला था। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डिनोट करोगे तो कैपिटल V से डिनोट करना। किससे? कैपिटल बड़ा V से, V फॉर वैन वाला। बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन, अगर वर्क डन को दिखाओगे तो आप W से दिखाना, और चार्ज को तो आप समझते ही हो, Q से दिखाते हैं। इस तरीके से अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना हो तो आप क्या करोगे? W/Q कर लोगे। क्या कर लोगे? W/Q करके आप अपना निकाल लेना। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट है इसका वोल्ट। क्या है? वोल्ट। हाँ, और उसको भी V से ही दिखाते हैं। वोल्ट को भी तो आप V से ही दिखाते हो, क्योंकि एलेसेंड्रो वोल्टा ने इसकी खोज की थी, इसीलिए ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। अब 1 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। अब आएंगे हम सर्किट डायग्राम पर। आप अपने बुक में देख लो, ये है आपका सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम को आप अच्छे से आप लोग सीख लेना, क्योंकि ये आपके MCQ में क्वेश्चन डाल देंगे। एक ही साइन होगा और साइन को वो 4 तरह से लिख के देगा, ABCD, चारों पर में ना एक ही साइन को ना हल्का सा डिफरेंस करके बना देगा। आपको पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक सेल का है, तो आप देख लो इलेक्ट्रिक सेल का कैसा होता है, अब बैटरी और कॉम्बिनेशन सेल कैसा होता है, प्लग की कैसा होता है, वायर ज्वाइंट करेगा तब उसका साइन कैसा होता है, सब कुछ आपको देखना है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये सब कैसा होता है, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा जो है वो आप इलेक्ट्रिक बल्ब का भी साइन है, यहाँ पर एमीटर का है, वोल्ट मीटर का है, ये सब साइन को आप बना बना कर सीख लेना। ध्यान रखना कि ये यूं ही नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले क्लास में जाएंगे कहाँ? ओम्स लॉ पे, या इसी क्लास में हम पूरा करें ओम्स लॉ। मुझे लगता है कि ओम्स लॉ अलग क्लास में होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ आपके चैप्टर 11 का फर्स्ट पार्ट हुआ। क्या हुआ? चैप्टर 11 का ये फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। हम सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके फिर बनाएंगे, फिर सबको वन शॉट भी जोड़ देंगे। तो तब तक आप लोग बीच में जाएं, क्वेश्चन करें, पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन कर लें, पोटेंशियल पर क्वेश्चन कर लें, इलेक्ट्रिक चार्ज, अलेसेंड्रो वोल्टा के बारे में पढ़ें। हर सब चीज़ों के बारे में पढ़कर आप ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लें।
तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके साइंस का बुक है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 11। और चैप्टर का नाम है विद्युत, हिंदी में, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट हमने दे चुके हैं आप लोगों को। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड अगर थर्ड भी हुआ तो तीनों को जोड़ भी देंगे और वन शॉट बना देंगे। तो आज हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ चुके हैं कि अगर एक वायर में अगर आप 10 लाख वोल्टेज भेजते हो अरुणाचल प्रदेश से, तो डेफिनेटली वो दिल्ली 10 लाख वोल्ट या 5 लाख वोल्ट ही नहीं पहुंचेगा, वहां पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कई एग्जाम्पल से भी हम समझे थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझने के बाद अब कुछ और बात पर बात करेंगे। लिखा है कि पहले क्वेश्चन आपको आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच में कोई रिलेशन है क्या, ये आएगा क्वेश्चन आपके पास। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या। मान लो कि आप एक कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉपर वायर से भेज रहे हो तो यहां पर कोई रिलेशन है क्या, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉपर के वायर में बह रही है तो क्या वो बढ़ सकती है क्या वो घट सकती है क्या वो बराबर ही रहेंगे क्या। इन्हीं डिफरेंस को जानने को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच के संबंध को जानना। इसके लिए आपके बुक में आपको एक्टिविटी दिया है, आप उस एक्टिविटी को पढ़ो, समझ जाओगे कि किस तरह का इनके बीच में रिलेशन है। अगर मान लो आग में आप पानी डालोगे, क्या होगा? आग बुझेगी या आग फैलेगी? आग बुझेगी। यानी कि अगर और आग में अगर आप घी डाल दो तो आग बुझेगी या बढ़ेगी? या पेट्रोल डाल दो फिर बढ़ेगी। इसी चीज को समझना है आप लोगों को कि एल्युमिनियम में या कॉपर के वायर में अगर हम 6 वोल्ट, सिर्फ 6 वोल्ट भेज रहे हैं, तो क्या 6 वोल्ट 7 वोल्ट हो जाएगा या 6 वोल्ट 3 वोल्ट हो जाएगा? और ये किस स्थिति में होगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी में ज्यादा करंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस में ज्यादा होगी, मिट्टी में या गोल्ड में? तो आप कहोगे गोल्ड में। क्यों? क्योंकि गोल्ड चमक रहा है, चमक यूं थोड़ी ना रहा है, उसमें से नेगेटिव आयंस बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कि नेगेटिव आयंस हैं तो गोल्ड में ज्यादा बिजली होगी, ज्यादा करंट, ज्यादा उसमें चार्ज होगा, बिजली उसमें ज्यादा होगी। तो अगर गोल्ड में पहले से बिजली है ही इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा उसमें हम डाल दें 6 वोल्ट, तो बढ़ेगी या घटेगी? इसी के डिफरेंस को समझना है, जिसे आपको एक्टिविटी के जरिए जानना है। तो इस एक्टिविटी में अगर आप लोग ये एक्टिविटी पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V अपॉन I। तो उस एक्टिविटी में आपको V अपॉन I का सेम वैल्यू मिल जाएगा। V तो जानते हो आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। I का मतलब जानते हो आप लोग, करंट। इट्स ऑब्टेन्ड इन ईच केस। दस फॉर V माइनस I, अगर V को माइनस I से करोगे ग्राफ पर में, तो वहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता जाएगा। ये देख लो, आपका ये स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ बनता जाएगा। देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा अगर आपने V माइनस I करके उसको सॉल्व करके निकालते जाओगे। तो अब आते हैं बात असली मुद्दे पर कि इस डिफरेंस को हमको समझाया किसने। इस डिफरेंस को हमको 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में इस डिफरेंस को हमें समझाया और बताया
कि अगर कॉपर वायर है और उसमें अगर आप 6 वोल्ट भेज रहे हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 6 वोल्ट ही रह जाएगा, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, और या फिर 6 वोल्ट ही रह सकता है, लेकिन ज्यादा कम भी हो सकता है। वो किस स्थिति में ज्यादा होगा, किस स्थिति में कम होगा, उन्होंने ये बात समझाया। उन्होंने लगभग 1787 में इनका जन्म हुआ था, सर ओम का, जॉर्ज साइमन ओम का, और फिर इनका मृत्यु जो है 1854 में हुआ था। इन्होंने ही करंट यानी कि कंडक्टर और आई के बीच में, यानी कि मेटलिक वायर और आई के बीच में क्या संबंध है उसको ढूंढकर निकाला और दुनिया को समझाया। हाँ, तो जर्मन साइंटिस्ट थे ये, और जर्मन साइंटिस्ट ने कंडक्टर यानी कि मेटलिक वायर और आई के बारे में बताया। सर जॉर्ज साइमन ओम का जन्म 1787 में हुआ था और 1854 में इनकी मौत हुई थी। इन्होंने हमें करंट यानी कि आई और मेटलिक वायर के बीच में उन्होंने एक संबंध, डिफरेंस दिखाया था, और उन्होंने बताया था कि मेटलिक वायर हो और करंट हो तब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संबंध बनेगा वो बताया। तो आप लोग ओम्स के लॉ को वैसे ही लर्न करना जैसे उन्होंने कहा था, आप अपनी तरफ से भी समझ सकते हो। क्या कहा था ओम्स लॉ में? उन्होंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर इन एन electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। ये उन्होंने कहा था। बात को समझे क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर, जब वो मेटलिक वायर के अक्रॉस जाएगा, अक्रॉस मतलब होता है आर पार, जब उस पार जाएगा वायर में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर उसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जितना करंट उसके अंदर में बह रहा है, प्रोवाइडेड इस टेम्परेचर, लेकिन इसके टेम्परेचर को वो बिल्कुल रिमेन्स सेम बनाए रखेगा, तापमान उतना ही रहेगा मेटलिक वायर का। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और फॉर्मूला दिया बी लैम्डा आई करके, या बी अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर लैम्डा नहीं लिखोगे आप तो आप क्या करोगे, लैम्डा अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप इक्वल्स टू डाल लेना कांस्टेंट कर, और कांस्टेंट लिख, तब कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं 1 ओम क्या होता है। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर होता है। ओम्स का साइन भी होता है। ओम का साइन आप लोगों ने देखा होगा, ये देख रहे हो, ऐसे होता है ओम्स का साइन। ये है ओम्स का साइन। तो इस तरीके से अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या ओम्स लॉ लगाओगे तो आंसर में आपको ओम लगा के लिखना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं इनके रूल्स को और एक्सप्लेन करके कि ये कह क्या रहे थे, कब घटेगा कब बढ़ेगा वोल्टेज। अगर 6 वोल्ट दिया है तो 3 वोल्ट कब हो जाएगा, और 6 वोल्ट 7 वोल्ट या 9 वोल्ट कब हो जाएगा, ये बताए हैं। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम, अगर आप इक्वेशन और इनके फॉर्मूला को समझोगे तो आपको दिखेगा कि करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब करंट जो है वो रेसिस्टर से होकर गुजरता है आगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेसिस्टेंस में। इफ द रेसिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ। अब आइए बात समझ में आप लोगों को। इससे पहले जो मैं बोल रहा हूँगा माथे के ऊपर से निकलता जा रहा होगा, क्या होता है प्रोपोर्शनल, क्या होता है क्या नहीं। अब जा कर के यहाँ फाइनल हो रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये साफ कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी मेटलिक वायर कंडक्टर का लेंथ पहले जितना था अगर उसे दुगना कर दोगे, मान लो 3 मीटर का वायर था, ठीक है, 3 मीटर के वायर में आपने 6 वोल्ट भेजा। अब 3 मीटर के वायर को डबल कर दो 6 मीटर, तब 6 वोल्ट जा रहा था, अब 6 वोल्ट नहीं होगा, 6 वोल्ट का हाफ हो जाएगा,
3 वोल्ट हो जाएगा उसका। और वो आपको अब जब आप गैल्वेनोमीटर पर देखोगे तो वहां पर मीटर बता रहा होगा कि अब तो 3 हो गया, है ना। गैल्वेनोमीटर समझते हो ना, या वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सबसे उसी को मापते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि अगर मेटलिक वायर को कम कर दिया जाए उसकी, पहले वो क्या था, यानी कि 3 मीटर था, अब उसको 1.5 मीटर कर दो, तो 1.5 मीटर करोगे तो वहां पर वोल्टेज जो 6 वोल्ट दे रहे थे वो बढ़ जाएगा, मीटर आपको दिखाएगा बढ़ता हुआ। तो अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये भी याद रखना। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टैट इन ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। यहां पर एक रियोस्टैट नाम का एक डिवाइस होता है, वो उसके रेसिस्टेंस को दिखाता है। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। और भी एक्टिविटी है, आप इसे पढ़ सकते हो। इस एक्टिविटी में आपको दिखाया जाएगा कि सर्टेन कंपोनेंट को लेकर के कि किस तरीके से, तो अब आप लोग समझ गए हो ना कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे कंडक्टर को तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। और अगर हमने कंडक्टर के वायर की लेंथ को घटा दिया तब क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब जरा एक और बात, अगर 3 मीटर का ही हो और सिर्फ उसको हम मोटा कर दें, उसकी थिकनेस बढ़ा दें, तो ध्यान रखना थिक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। साइंस में थिकनेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अगर उसी 3 मीटर के वायर, जो मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर उसी 3 मीटर के वायर को मोटा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगा, तब भी वोल्टेज बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कॉपर का अगर वायर होगा तो उसके पास अपना चार्ज भी तो है ना, वो चार्ज और वोल्टेज मिलकर के वोल्टेज बढ़ेगा। A component of given size offer a low resistance is good conductor. A conductor having some appropriate resistance is called resistor. अब आपके पास आ गया रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर जो इलेक्ट्रिसिटी करंट को रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट मतलब अपने में थाम कर तब गुजारता है, वो अपने में होल्ड करके फिर आगे की ओर बढ़ाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। हाँ। अब आएगा आपको इट इज, आप दूसरा आप कर लो और ध्यान रखना, आप एक वो क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा देना, तीनों मीटर काम करेगा। तो एमीटर लगा दो, एमीटर लगाकर अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि हमने वायर को डबल कर दिया। डबल जब कर दिया तो एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड, तो एमीटर रीडिंग क्या हो गया, इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2, सॉरी, एमीटर का 1/2 कब कर रहा है, जब हमने उसके घटा दिया। पहले क्या किया था, बढ़ाया था लेंथ को, तो क्या हो गया था, कम हो गया था। अब लेंथ को घटा दिया तो बढ़ गया। तो इंक्रीज हो जाएगा। The emitter reading is increased when a thicker wire of same material. अब मैंने ये भी समझा दिया कि अगर मान लो मोटा सेम लेंथ का और मोटा वायर लाया जाए, तब भी एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये सब क्या कर रहा था, रीडिंग को बढ़ा हुआ दिखा रहा था, यानी कि 6 वोल्ट आप भेज रहे थे उससे ज्यादा को दिखा रहा था। क्रॉस सेक्शन भी समझ गए, मोटेपन को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर आपको ये क्रॉस सेक्शन के करंट को दिखाना हो तो रो में दिखाना, रो का यहाँ पर साइन भी है, R = P और फिर यहाँ पर L/A लिखा है। ध्यान रखना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल प्रिसाइज हैव शोन दैट रेजिस्टेंस, लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ को L बोलेंगे और क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर A बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ, A से एरिया होता है, लेकिन कौन सा एरिया, मोटे वायर के एरिया
तो मोटा वायर को क्या बोलते हैं साइंस में? क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन को हम ए से डिनोट करेंगे। अब आप देख लो कि रेसिस्टिविटी, अब इसी से जब ओम्स ने हमें दिया तब हम वायर की रेसिस्टिविटी या किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी का हमें नॉलेज हो गया कि ये जो कंडक्टर है कितना सहन कर सकता है करंट को, उसको बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी। पतली तार डालोगे और चलाओगे मोटर तो क्या हो जाएगा? तार बीच में, तार में क्या आग लग जाएगी, तार गल जाएगा। मोटर को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मोटर तो बहुत ज़्यादा खींचेगा और आपने बहुत पतली तार दिया है, नहीं चलेगा, तार तुरंत तार में, वायर में आग लग जाएगी। उसके बाद अब देख लो डिफरेंट तरह के यहाँ पर में है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, और सबका कितनी रेसिस्टिविटी है ये देख लो। अब समझ गए ओम्स लॉ से हमें क्या फायदा हुआ बच्चों? ओम्स लॉ से हमें फायदा हुआ कि हम वायर के रेसिस्टिविटी को समझ गए कि उसकी अगर मोटा करूं या पतला करूं या फिर उसकी लेंथ को बढ़ाऊं या फिर उसके लेंथ को घटाऊं तो क्या होगा। तो घटाना, बढ़ाना, मोटा करना, इससे हमको क्या फायदा मिला? हमें उस वायर, उस कंडक्टर की सहन शक्ति के बारे में पता चला कि करंट को कितना सह सकता है। फिर हम अच्छे ढंग से बिजली का प्रयोग कर पाए। वरना एक वायर लगाते थे तार, 3 दिन बाद उसमें आग लग जाती थी, वो जल जाता था, स्विच भी, सर्किट में भी आग लग जाती थी, क्योंकि हमें ओम्स के लॉ के हिसाब से हमें पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था। अब पता चल गया तो अब देखेंगे कि अगर 400 वोल्ट खींचेगा एक मोटर तो उसके लिए हम एक पतली सी तार जो हमारा उससे साउंड बॉक्स या कोई बॉक्स चल रहा है उससे तो नहीं काम चल जाएगा। पंखे वाले तार से मोटर 400 वोल्ट को हम नहीं दे सकते, उसके लिए मोटा लगाओ तब नहीं जलेगा। यही फायदा हुआ और आगे से हमें इससे और फायदा हो गया। अब है आपके पास रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। तो अगर आप रेसिस्टर के को देखोगे तो 2 तरह के रेसिस्टर होंगे आपके पास, एक पैरेलल होगा और एक सीरीज में होगा, और जितने भी होंगे सबको R1, R2, R3 से ही शो किया जाएगा। R1, R2, R3 से ही उसको शो किया जाएगा रेसिस्टर को। तो कौन सा हुआ? पैरेलल टाइप हुआ और सीरीज टाइप। तो बच्चों अब हम रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे, पैरेलल या सीरीज। घर के वायरिंग में कौन सा रेसिस्टर यूज किया जाता है, पैरेलल या सीरीज? तो घर वाले में पैरेलल किया जाता है कि पैरेलल में अगर एक रेसिस्टर खराब भी हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा तो घर को, अप्लायंसेज को मिल जाएगा। यानी कि अगर एक पंखा ही खराब होगा पैरेलल में और सारे अप्लायंसेज बच जाएगा, है ना। और अगर सीरीज रेसिस्टेंस खराब हुआ तो सब कुछ घर का खराब हो जाएगा। इसलिए घर में रेसिस्टेंस के रूप में क्या नहीं लगाया जाता है, सीरीज को नहीं लगाया जाता है, पैरेलल ही लगाया जाता है। तो अब पूरी तरीके से रेसिस्टर को पढ़ने के लिए अब हम अगली क्लास में करेंगे, यानी कि पार्ट 3 बनेगा, उसमें करेंगे। और तब आप लोग पार्ट 3 देखना। पार्ट 3 और पार्ट 4 भी अगर बनता है, लेकिन सबको जोड़कर 1 शॉट जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हाँ, तो क्लास 10th के बच्चों कृपया आप लोग ध्यान दें। ये चैप्टर कौन सा है आपका, बताएं। ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर है 11। नाम है इलेक्ट्रिसिटी, नाम है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 11, क्लास 10 के 10 साइंस का बुक है ये आपका। ये आज इस चैप्टर का 3रा पार्ट बनेगा। 3rd पार्ट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर तीनों पार्ट को जोड़कर 1 शॉट भी हम वीडियो डाल देंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि पहले 2 पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। पहले के 2 पार्ट में हमने पढ़ा था कि
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस को देखा था कि अगर कोई भी चार्ज अगर प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से, तो अगर उसके फर्स्ट सिरे पर आप जितना चार्ज या करंट डालोगे उतना ही नेक्स्ट सिरे पर नहीं पहुंचेगा। उन दोनों को माइनस करने को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। उसके बाद आपने सर्किट डायग्राम को देखा जो डिफरेंट टाइप के थे, बल्ब का, इसका। फिर आपके पास आया रेसिस्टर। रेसिस्टर को भी हमने पढ़ा कि रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर भी एक वायर की तरह ही होता है, और वो रेसिस्टर इस बात का सबूत है कि तार में कितना दम है, यानी कि कितना रेसिस्ट कर सकता है। अगर उसमें 220 वोल्ट जाने का है तो हम उसमें 400 वोल्ट तो नहीं डाल देंगे, फिर रेसिस्टर रहेगा नहीं वहाँ और फिर तार में आग लग जाएगी। उसके बाद आपने क्रॉस सेक्शन को भी पढ़ा। आपने देखा किसी भी कंडक्टर को अगर लंबाई आधी कर दें या फिर उसकी लंबाई को डबल कर दें, तब आपका एमीटर क्या दिखा रहा था। एमीटर कह लो, वोल्ट मीटर कह लो, जिसमें भी आपको देखना हो वोल्टेज की कितना प्रवाहित हो रहा है, तो वो भी आपने पढ़ा। नहीं हो तो आप फिर से एक बार सेकंड पार्ट को देख लेना। उसके बाद बारी आई, या फर्स्ट पार्ट में होगा वो देख लेना। उसके बाद आई बात आपके सामने, क्या इसी में था ओम्स लॉ? बोलो। हाँ, ओम्स लॉ भी इसी में था। ओम्स लॉ की सबसे खास बात ये ही पता चला कि किसी भी वायर में रेसिस्टर कितना होता है, उसमें दम कितना है, उसकी पोटेंशियल कितनी है, और उसी के हिसाब से, क्योंकि पहले आप जानते हो लोग फ्यूज व्यूज लगाते थे बोर्ड में, सर्किट में, लेकिन अब नहीं लगाते हैं। ओम्स लॉ को स्टडी करने के बाद, पहले इतनी स्टडी नहीं थी तो किसी सर्किट में, किसी वायर में आग ही लग जाती थी एकदम चिंगारी मार के, और फिर वो जल जाती थी। लेकिन ओम्स लॉ ने हमें बताया कि नहीं, आपको किस तरह इसका यूज़ करना है, क्योंकि आप जो चार्ज भेज रहे हो और कंडक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आए हैं हम तीसरे पार्ट के लास्ट पड़ाव पर, रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेसिस्टर। तो अब रेसिस्टर को तो समझ चुके हो, अब रेसिस्टर मतलब रेसिस्ट करने वाला। रेसिस्ट का हिंदी आप लोग जानते हो, रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, जैसे स्टॉप होता है, प्रिवेंट होता है ना, वही ये रेसिस्ट। तो रेसिस्टर का मतलब होता है कि करंट को रोकना या रोक कर फिर आगे जाने देना। तो आप यहाँ देख रहे हो रेसिस्टर दो तरह के होते हैं, पैरेलल और सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम हिंदी में और पार्श्व क्रम हिंदी में कहते हैं। पैरेलल को पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम, सीरीज को हिंदी में कहते हैं, सीरीज को श्रेणी क्रम। इसमें आप देख रहे हो ना, स्प्रिंग की तरह ये वायर को बनाया गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी सोचा है कि इस तरह इसको ऊपर नीचे रेसिस्टर को क्यों बनाया गया? तो आप देखोगे इसलिए ये रेसिस्टर को बनाया जाता है कि अगर मान लो यहाँ पर में इस वायर में, तार में जाएगा 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, लेकिन मान लो कि अचानक 400 वोल्ट किसी भी कारण, किसी भी फॉल्ट के कारण आ गया, तो क्या होगा? ये जो स्प्रिंग टाइप का देख रहे हो, जिसमें तार को कॉइल की तरह मोड़ करके या स्प्रिंग की तरह मोड़ करके उसे बनाया जाता है, और फिर तार को, वायर को सीधा कर दिया जाता है। वो बीच में मोड़ा क्यों? उसको कॉइल क्यों बनाया? कॉइल बनाया कि अगर 440 वोल्ट आएगा तो उसे इस कॉइल के में घूम घूम कर या ऊपर नीचे ऐसे करके कॉइल में राउंड करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हो सकता है कि 1 सेकंड के बाद वो 440 वोल्ट आना बंद हो जाए। तो इसी में
खर्च हो जाएगा, रेसिस्टर में ही कॉइल के अंदर वो खर्च हो जाएगा और आपके घर के अप्लायंसेज और घर की वायरिंग या सर्किट बच जाएगा। वरना अगर हम ये कॉइल ना बनाए तो हमें प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जो है देखो, रेसिस्टर को R1, R2, R3 कहा गया है, यानी कि तीन रेसिस्टर लगाया गया है। अगर एक रेसिस्टर में से अगर गुजर गया 400 वोल्ट तो अगले रेसिस्टर में जाएगा, अगले से भी गुजरेगा, अगले में जाएगा। इस बीच में शायद उम्मीद है कि 400 वोल्ट आना बंद हो जाए आपके घर में, तो आपके सर्किट, अप्लायंसेस, घर की वायरिंग सब बच जाएगा। इसके अलावा है दूसरा पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल। पैरेलल में देखिए पैरेलल 3 लगाया गया, तीनों वही है, R1, R2, R3, रेसिस्टर 1, रेसिस्टर 2, रेसिस्टर 3, तीनों लगाया गया। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि घर में कौन सा अच्छा होता है, पैरेलल सर्किट, पैरेलल रेसिस्टर या फिर सीरीज रेसिस्टर। तो आप लिखना घर के लिए कौन सा अच्छा होता है, पैरेलल। पैरेलल क्यों होता है पार्श्वक्रम, क्योंकि इसमें 3 ना अलग अलग तारे हैं और वो बाद में जाकर एक ही तार से जुड़ जाता है। तो अगर मान लो उसमें ज्यादा वोल्टेज आ गया और एक रेसिस्टर टूटा तो बाद बाकी 2 बच गया, उस 2 से सप्लाई जाती रहेगी। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, सीरीज में एक टूटा तो एक ही वायर में तीनों रेसिस्टर जुड़ा था, सप्लाई बंद हो जाएगा घर में जाना। समझ गए बात को। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हो तो आप देखते हो क्या हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर किसी भी कारण बस मान लो 400 वोल्ट आ गया या कुछ भी आ गया, तो उस वजह से अगर एक टूट गया तो बाद बाकी 2 में जब फिर से 220 या 240 वोल्ट आएगा तो 2 में से जाता रहेगा। और इससे ये भी फायदा है कि अगर एक पंखे के पहले वाला रेसिस्टर टूटा या मेल्ट कर गया, गल गया, तो वो सिर्फ पंखा ही आपका खराब होगा, फिर अगले सारे घर के अप्लायंसेज बच जाएंगे। सीरीज को बड़े बड़े फैक्ट्री सब में सीरीज वाला यूज किया जाता है कि उसका तो बड़े बड़े मशीन एक ही से जुड़े होते हैं, तो इसीलिए अगर एक ही जगह पर में रेसिस्टर तीनों डाला जाता है कि अगर ज्यादा वोल्टेज आ गया तो बस एक ही तार रहेगा, टूटेगा और चीजें बच सकती हैं। उसके बाद है अगर आपको रेसिस्टर निकालना हो तो दोनों में पहले तो फिगर बना के अच्छी तरह सीखना। देखो बैटरी कहाँ पर में लगाया जाता है, स्विच कहाँ पर लगाया जाता है, एमीटर कहाँ पर लगाया जाता है। एमीटर मतलब वो जो वोल्ट मापेंगे कितना इसमें वोल्टेज पास हो रहा है वो सब। तो पहले पिक्चर बनाकर सब ध्यान रखना, किधर पॉजिटिव लिखना है, किधर नेगेटिव लिखना है, किधर एरो तीर को ऊपर ले जाना है, कहाँ से तीर को नीचे लाना है, ये सब कुछ पहले बनाकर आप लोग सीख लेना। फिर जाकर बड़े आराम से आप कहीं भी टोटल रेसिस्टर अगर निकालना हो तो क्या करोगे, 3 रेसिस्टर है ना, R1, R2, R3 है, तो तीनों को आप जोड़ देना। लेकिन तीनों में जोड़ने का अलग अलग रूल होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास श्रेणी क्रम है यानी कि सीरीज वाला है तो सीधे जोड़ देना, R1 रहेगा 20, R2 रहेगा 15 और R3 रहेगा 10, तो तीनों को जोड़ देना। लेकिन अगर पैरेलल आया तो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, तब तीनों को क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं करोगे टोटल रेसिस्टर निकालने के लिए। आप टोटल रेसिस्टर निकालने के लिए आप लिखो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ रहे हैं बात को। यहां आपके बुक में भी दे रखा है, देख लो 1/RP लिखा हुआ है। टोटल रेसिस्टर निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1 में आ गया ना, तब तो आप जानते हो कि उसका एलसीएम लेकर फ्रैक्शन को सॉल्व कर दोगे और टोटल रेसिस्टर आपके पास आ जाएगा। अब आता है, अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को, और ध्यान रखना कि पैरेलल और सीरीज वाला जो टोटल रेसिस्टर निकालेंगे इतना जितना आसान आपके बुक में दिख रहा है ना, उतना आसान आता नहीं है। आप एक जगह पर ये देख लो, ये कैसा है, 2 ऊपर में है, 3 नीचे में है। अब इसको हम कैसे समझेंगे और निकालेंगे, तब बनेगा। इसलिए
ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा इससे रिलेटेड। क्या करना पड़ेगा? ढेर सारे क्वेश्चन। ये तो एनसीईआरटी में तो 4-5 क्वेश्चन है, इसे तो कुछ होना ही नहीं है। आपको किसी भी बाहर का बुक हो, सैंपल पेपर हो, इन सारी किताबों से उठाकर आप लोग करना। अब आई बारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो हीटिंग इफेक्ट के लिए सीधा आप तो नहीं पढ़े लिखे हो तो भी कह सकते हो, हीटिंग इफेक्ट से हीट हो जाता है। जैसे आप आयरन देखो, प्रेस करते हो ना कपड़ा, वो गर्म हो जाता है। किससे? हीटिंग इफेक्ट से। हीटर जलने लगेगा, पतीला चढ़ा के चाय बना लो, क्या हुआ? क्योंकि हीट को किसने हीटर को किसने जलाया? उसमें आग जैसे जो दिख रहा है आपको, एक स्प्रिंग होता है ना गोल गोल हीटर में रखा हुआ, वो सब आग जैसे हो गया, ऊपर आग इतना निकलने लगा। किसने किया? करंट ने किया। ये करंट का हीटिंग इफेक्ट था कि ऐसा हुआ। अब अगर आप निकालोगे तो कैसे? यहां पर P लिखा हुआ है, P से जानते हो क्या होता है? पावर। तो पावर अगर निकालने के लिए कहे तो आप लिखना V इंटू क्यू अपॉन टी, या फिर एक और चीज देखो, इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है? VI। क्या लिखा हुआ है? तो ये VI कब लगाएंगे और V इंटू क्यू अपॉन टी कब लगाएंगे, या दोनों एक साथ लगाएंगे? नहीं, दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला लगाओगे पावर निकालने के लिए। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में अगर V दे रखा है, I दे रखा है, तो आप उस दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। लेकिन वहां देख रहे हो कि ये तो Q दे रखा है, यानी कि चार्ज, V दे रखा है, T दे रखा है, तो ऐसे में आप क्या कर, यहां V का मतलब समझते हो क्या है? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ये ध्यान रखना। ये क्या है? वोल्ट को यहां पे नहीं आप वोल्ट बोल सकते, जब इसी का निकलेगा ना आंसर तब भी उसमें भी V लगेगा, या V नहीं तो आप ओम लगा लेना। लेकिन यहां पर V को आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना होगा, ठीक है? इसमें VI देख रहे हो ना, P इक्वल्स टू VI, तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I का मतलब करंट और Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। उसकी बाद है हीट। हीट अगर निकालना हो तो आप क्या करना? VIT लगा देना। एक हीट का और फॉर्मूला देख लो, I स्क्वायर इंटू RT है। अब ये दोनों कब लगाएंगे? तो ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब आप देखना कि वहां पर में H इक्वल्स टू क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, I से क्या होता है? करंट, और T से क्या होता है? टाइम। ये तीनों दे रखा है तो वो लगा देंगे। अगर वहीं पर आपको हीट निकालना हो और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रेसिस्टर, रेसिस्टेंस दे रखा है R, तब I स्क्वायर RT लगाना, I पर स्क्वायर चढ़ा लेना। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में R है तो ये वाला H देख लो, ये वाला H लगा लेना हीट का फॉर्मूला, और वरना अगर सिर्फ VIT दे रखा है क्वेश्चन में तो ये H वाला फॉर्मूला लगा लेना। यहाँ 2-3 एग्जाम्पल हैं, पहले इसको आप लोग करके देख लेना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है हेडिंग। मतलब क्या हुआ कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, चाहे हीटर में या आयरन प्रेस करने में या फिर मोबाइल चार्ज करने में। तो ये करंट जो है ना, वो करंट टेम्परेचर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? टेम्परेचर में बदल जाता है, और वही टेम्परेचर ना आपका हीट का काम कर देता है, और फिर वो उससे आप कई तरह के काम कर लेते हो। इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो अभी तो आप देखा है पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI था, और P इक्वल्स टू V इंटू क्यू अपॉन में T भी था। आपकी जो मर्जी, आप जो कुछ लगा सकते हो वो आप लगा सकते हो। यहाँ इलेक्ट्रिक पावर वही निकालना दिखाया गया है, और इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पर आप देखोगे 1 किलोवाट। इलेक्ट्रिक पावर को दिखाने के लिए 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट मल्टीप्लाई में 3600 सेकेंड्स, यानी कि 1 घंटा। उससे आपको 1 किलोवाट निकलेगा, और वाट 1 किलोवाट जब निकलेगा तो उसको जूल में दिखाना। 3.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 जूल निकलेगा। जब आप 1000 मल्टीप्लाई 1000 वाट को 1 किलो
वॉट आवर कहते हैं। तो जैसे आपके घर में जो बिजली बिल आता है ना, तो उसके यूनिट को पढ़ते हो कि ये यूनिट के हिसाब से पैसा कैसे जोड़ा है। तो उसका 1 किलोवाट होता है, उसको क्या करता है वो 1000 वाट लेता है, उसको वो 36 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो पता चल जाएगा कि ये 1 घंटे में कितना बिजली खर्च किया है। उसके हिसाब से कंपनी वाले सब यूनिट तय कर रखे होते हैं कि हम 4 रुपये यूनिट लेंगे, 5 रुपये यूनिट लेंगे। तो यहाँ पर 1 किलो वाट पर आवर ही क्या बन जाता है, 1 यूनिट बनता है। और 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6। 1 वॉट क्या किलोवाट अलग है और 1 वॉट अलग है। 1 वॉट होता है 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ऐसे कर। तो आप लोगों का ये चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप लोग बच्चों ध्यान रखना कि अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर एक एक करना है। आप लोग 2 क्लास और लगाओ, 3 क्लास और लगाओ, लेकिन हर एक क्वेश्चन को करके सीख जाओ। अगर आगे दिन जो भी बच्चा फिजिक्स लेना चाहता है उसके एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को करना है, उसके बाद हमें बाहर का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका कंसेप्ट फाइनल पूरी तरीके से नहीं होगा। कंसेप्ट तो हमने फाइनल हर जगह कर दी, लेकिन जब तक हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व ना कर लें, ये चैप्टर आपको फाइनल नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट फाइनल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज 11 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये आज ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद हम तीनों को जोड़ करके एक पार्ट बना देंगे, आप लोग उसे भी देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।